प्यारे विद्यार्थियों, मराठों का इतिहास या मध्ययुगीन भारत का इतिहास जो कि आपको इस साल 7वीं कक्षा में है, इसमें हम मराठों का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है राष्ट्र रक्षक मराठे। ठीक है, तो राष्ट्र रक्षक मराठे। और जैसे कि हम देखेंगे कि मराठों का सत्ता का विस्तार, मराठी सत्ता का विस्तार कहाँ तक हुआ था। इस नक्शे में देखो कि शिवाजी महाराज के समय कोंकण, कर्नाटक का कुछ भाग और महाराष्ट्र का कुछ भाग, इतनी मराठी सत्ता थी। मगर बाद में जो मराठी सत्ता का विस्तार हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो, पेशावर से लेकर यहाँ पर तंजावुर तक और गुजरात से लेकर यहाँ तक कटक तक, यह मराठी सत्ता का विस्तार हुआ। तो हमने देखा था कि प्रथम बाजीराव के समय में ही मराठों ने आक्रामक शैली अपनाई हुई थी और दिल्ली तक वह पहुँच गए थे। और दिल्ली के जो शासक थे, जो कि पहले मराठों की सत्ता समाप्त करने पर तुले थे, आज वह दूसरे देशों के आक्रमण से, पूर्वोत्तर से आने वाले, पूर्व पश्चिम से आने वाले आक्रमण से बचने के लिए मराठों की मदद लिया करते थे। तो उत्तर की स्थिति क्या थी? जैसे हमने देखा कि 1740 में नर्मदा नदी के किनारे में पहले बाजीराव पेशवे जिनकी मृत्यु हुई, इसके पश्चात शाहू महाराज ने उनका बेटा बाळाजी बाजीराव अथवा नाना साहब को पेशवाई के वस्त्र दिए। नाना साहब के चित्र है यहाँ पर, एक मिनट देखते हैं। तो उनको क्या किया? पेशवाई के वस्त्र दिए। तो नाना साहब भी जो थे वो बहुत पराक्रमी थे और उन्होंने भी आगे चलकर मराठी साम्राज्य का विस्तार किया था। यहाँ पर अभी देखते हैं, एक मिनट चित्र ढूंढते हैं। हाँ, ये है उनका चित्र, सदाशिव भाऊ का चित्र है ये नाना साहब पेशवे जिनका चित्र है, ये बाळाजी बाजीराव के बड़े बेटे। तो बाजीराव के पश्चात उनका बेटा बालाजी बाजीराव अथवा नाना साहब को पेशवाई के वस्त्र दिए। नादिर शाह जो कि ईरान का शासक था, वो बार बार आक्रमण करता था और लूट कर लेकर चले जाता था। ऐसा एक आक्रमण उसने किया और यहाँ से कई सारे मंदिरों को गिराकर, कुछ लूट कर अपने देश में वापस चले गए। तो उत्तर की स्थिति को संभालने के लिए, जैसे उत्तर में एक अलग भाग था, जैसे रोहिलखंड नाम का प्रांत है, वहाँ पर अफगानिस्तान से आए हुए पठान वहाँ पर रहते थे और वहाँ कई उत्पात मचाते थे। गंगा और यमुना नदी के दोआब, यानी दो, इसके बीच में वो रहते थे और उनको उनका बंदोबस्त करने के लिए अयोध्या के नवाब ने मराठों को आमंत्रित किया और मराठों ने रोहिलों के साथ में युद्ध किया, उनको दमन किया, उनको हराया। अब अफगानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अब वहाँ के जो रोहिले थे, जिनको, जो कि अफगानिस्तान से आए हुए थे पठान लोग, वो मैंने आपको बताया था कि उस हिमालय के तलहटी में रहते थे। तो उन्होंने अब्दाली को बुलाया कि जैसे कि यहाँ का जो नवाब है, उन्होंने मराठों को बुलाया मदद के लिए, वैसे उन्होंने अब्दाली को आक्रमण के लिए बुलाया और बहुत बड़ी फौज लेकर वो भारत में आया। मगर मुगल शासकों ने 1752 के अप्रैल में मराठों के साथ एक समझौता किया था। उसके अनुसार मराठों ने रोहिले, जाट, राजपूत और अफगान आदि शत्रुओं से मुगल सत्ता की रक्षा करना स्वीकार किया था। उसके बदले में मराठों को नगद राशि मिलने वाली थी और अतिरिक्त पंजाब, मुल्तान, राजपूताना और सिंध और रोहिलखंड के चौथाई वसूल करने का अधिकार भी मिला हुआ था। इस समझौते के अनुसार छत्रपति की ओर से पेशवा ने शिंदे, होळकर की सेनाओं को दिल्ली की रक्षा करने हेतु रवाना किया और मराठे दिल्ली की ओर निकल चुके हैं। यह समाचार प्राप्त होती अब्दाली अपने देश लौट गया। अब्दाली उनको डरकर भाग गया, मगर वापस से अब्दाली को किसने बुलाया, ये हम आगे देखेंगे। देखो जरा, इसमें दिखता है अटक पर मराठों का झंडा लहराया। नजीब खान रोहिलों का सरदार था। उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव उसे असह्य था। नजीब खान के कहने पर अब्दाली भारत पर दोबारा आक्रमण किया और भारत पर उसका यह 5वां आक्रमण था। उसने दिल्ली जीत ली और बड़ी लूटपाट कर वह अफगानिस्तान लौट गया। रघुनाथ राव और मल्हार राव पुनः उत्तर में गए। उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में लिया और अब्दाली के सरदारों को खदेड़कर पंजाब को जीता। अब्दाली के सैनिकों का पीछा करते हुए मराठों ने 1758 में अटक तक पहुँच गए। अटक प्रांत यहाँ पर दिखता है, जो मैं दिखाता हूँ आपको नक्काशे में। आज वो पाकिस्तान में दिखा अटक, यहाँ पर स्क्रीन पर।
तो ये अटक प्रांत तक पहुंच गए, यानी अटक तक मराठों की सत्ता हो गई। अब देखेंगे दत्ता जी का पराक्रम। पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान का दमन करने के लिए पेशवा ने दत्ताजी शिंदे और जनकोजी शिंदे को उत्तर में भेजा। दत्ताजी उत्तर में गया और नजीब खान ने उससे बातचीत में उलझाए रखा और दूसरी ओर अब्दाली से सहायता और प्रार्थना की कि वो वापस यहाँ पर आए आक्रमण करने को। यह संदेश मिलते अब्दाली फिर भारत पर आक्रमण किया। यमुना के तट पर बुराड़ी घाट पर दत्ताजी और अब्दाली आमने सामने आ गए। उनके बीच घमासान युद्ध हुआ और दत्ताजी ने असाधारण शौर्य की पराकाष्ठा की, परंतु इस युद्ध में दत्ताजी को वीरगति प्राप्त हुई। यहाँ पर एक जाना जाता है उस युद्ध का प्रसंग। दत्ताजी ने बड़े धैर्य और वीरता के साथ युद्ध किया, लेकिन अंत में युद्धभूमि पर घायल होकर गिर पड़ा। रूहेले नजीब खान का सलाहकार कुतुब शाह हाथी से उतरकर घायल दत्ताजी के पास आया और दत्ताजी से पूछा, क्यों पटेल जी, तुम हमारे साथ और भी लड़ोगे? लहूलुहान दत्ताजी ने धरती पर पड़ा हुआ था, लेकिन कुतुब शाह के इन शब्दों को सुनकर उसने बड़े स्वाभिमान से परिपूर्ण उत्तर दिया, हाँ बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। अब देखो सदाशिव भाऊ यानी जो नाना साहब पेशवे है उनका लड़का। नाना साहब ने अब्दाली का दमन के लिए उन्हें अपने चचेरे भाई, नाना साहब के चचेरे भाई थे सदाशिव भाऊ, जो कि अपने बड़े बेटे विश्वासराव को उत्तर में भेजा था। सदाशिव भाऊ चिमाजी अप्पा का बेटा था। जैसे ये दो भाई थे ना, चिमाजी अप्पा और पहले बाजीराव, तो वैसे पहले बाजीराव का लड़का था सदाशिव भाऊ चिमाजी अप्पा का लड़का था। समझ में आया? तो नाना साहब ने अब्दाली का दमन करने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिव भाऊ और अपने बड़े बेटे विश्वासराव, यानी नाना साहब का लड़का विश्वासराव और चिमाजी अप्पा का लड़का सदाशिव भाऊ, उनको उत्तर में भेजा। और साथ में विशाल सेना और शक्तिशाली तोपखाना था। इब्राहिम खान गारजी तोपखाने का प्रमुख था। इसी तोपखाने के बल पर उसने 1760 में लातूर के जिले के उदगीर की लड़ाई में निज़ाम को पराजित किया था। अब पानीपत का युद्ध, जो कि बहुत भयंकर युद्ध था, वो क्यों हुआ इसकी जानकारी हमको प्राप्त करना है। पानीपत का युद्ध, उत्तर के इस अभियान में सदाशिव भाऊ ने दिल्ली जीत ली। उसके बाद पानीपत में मराठों की सेना और अब्दाली की सेना आमने सामने आ गई और ईस्वी सन 14 जनवरी 1761 को मराठों ने अब्दाली पर आक्रमण कर युद्ध को प्रारंभ किया। यह पानीपत का तीसरा युद्ध था। युद्ध में गोली लगने से विश्वासराव मारा गया। यह समाचार सदाशिव भाऊ को प्राप्त होती वह भी क्रोध में पागल होकर शत्रुओं पर टूट पड़ा था। इस घमासान युद्ध में वह दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर हमारे नेता दिखाई नहीं दे रहे, मराठी सेना का मनोबल गिर गया। उसी समय अब्दाली ने आरक्षित और ताज़ा दम के सैनिकों ने मराठों पर आक्रमण किया और मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध में महाराष्ट्र की एक संपूर्ण युवा पीढ़ी समाप्त हो गई। कई वीर पराक्रमी सरदार वीरगति प्राप्त की। देखो यहाँ पर पानीपत के युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए। एक पत्र में लिखा गया सांकेतिक वर्णन इस प्रकार है, दोन मोती गड़ाली, यानी जो दो मोती थे विश्वासराव और सदाशिव भाऊ, 27 मोहरा यानी अच्छे बड़े बड़े सरदार, 27 मोहरा हरवल्या आणि रुपये खुर्दा किती गेला याची गणतीच नहीं, यानी चिल्लर खुर्दा यानी बहुत सारे सैनिक उसमें मारे गए थे। मगर मराठे वहाँ पर लड़े, इसलिए लड़े कि अब्दाली विदेशी शासक था, उसको हराने के लिए, यानी अपने देश पर कोई विदेशी शासक आए और लूटपाट न करके जाए, इसलिए लड़े। तो यहाँ के लोगों ने उनकी मदद करनी चाहिए थी, मगर यहाँ के जो लोग थे भारत के रहने वाले, जैसे राजपूत थे, जाट थे, उन्होंने उस समय मराठों की मदद नहीं की। इसमें बहुत बड़ी हानि मराठों की हुई। अब उसके बाद में जो गद्दी पर बैठे उनका नाम थे पेशवा माधवराव। नाना साहब पेशवा की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा माधवराव पेशवा पद पर बैठा। माधवराव ने अपने शासनकाल में निजाम हैदर अली का बंदोबस्त किया। उसने उत्तर में मराठों का प्रभुत्व पुनः स्थापित किया और पानीपत में हुई मराठों की जो हानि है उसको उन्होंने थोड़ा सा कम करने का प्रयत्न किया और मराठी सत्ता के प्रभाव की पुनर्स्थापना। पानीपत के युद्ध में जो हार हुई, मराठों की उत्तर भारत में प्रतिष्ठा ज़बरदस्त आघात हुआ, मगर जो मराठा सरदार थे माधवराव ने महादजी शिंदे, तुकोजी होळकर, रामचंद्र कानडे और विसाजी पंत बिनी वाले सरदारों को उत्तर में भेजा। मराठी सेना ने जाट, रोहिले और राजपूतों को पराजित किया और मुगल शासक शाह आलम को अपना संरक्षण में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार उत्तर में फिर से मराठों की सत्ता स्थापित हुई। पानीपत के युद्ध में मराठों की बहुत बड़ी हानि हुई, मगर अब्दाली की भी बहुत बड़ी हानि हुई जिसने आक्रमण किया था। और उसके बाद में उधर से पश्चिम उत्तर से कभी भी बहुत बड़ा आक्रमण भारत पर नहीं हुआ।
और यहाँ पर पेशवा घराने की कुछ वंशावली दी गई है, जैसे कि बालाजी विश्वनाथ, उनका लड़का बाजीराव प्रथम और चिमाजी अप्पा, और चिमाजी अप्पा का लड़का कौन, सदाशिव भोज, और बाजीराव प्रथम के लड़के कौन है, बालाजी उर्फ नाना साहेब, रामचंद्र, रघुनाथ राव और जनार्दन, और रघुनाथ का नाम बाजीराव द्वितीय, नाना साहेब दत्तक, विश्वासराव, माधवराव पेशवा, यशवंतराव, नारायण राव, और लास्ट वाला सवाई माधवराव। तो इसकी भी एक्सरसाइज आपको करना है, एकदम आसान है। यहाँ पर सवाई माधवराव पेशवा का एक दरबार का चित्र यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से चौखट में से जो व्यक्ति है सरदार वगैरह जैसे बालाजी विश्वनाथ, उस प्रकार के नाम इसमें से ढूंढ के लिखना। यह एक्सरसाइज करो, जो नहीं आया उसको अगले पीरियड में अपन पूरा करने का प्रयास करेंगे। और फिर अपना एक ही पार्ट रहता है साम्राज्य की प्रगति, उसको अगले इसमें करेंगे। धन्यवाद।